Yeah. Are we live? Okay. Namaste everyone. Welcome to the live session. Today we'll talk about jaundice, that is a very prevalent disease in the Indian households and community. I have Dr. Lalji Patel, consultant gastroenterologist with us, and sir will talk on the topic jaundice. Namaste sir, a warm welcome to you. Thank you for having me. Sir, a very common question it is कि how do I know that I have jaundice? अगर मुझे जॉन्डिस है तो क्या अलार्मिंग चीज़ें हैं जिससे मैं जान सकती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास आना है और मुझे जॉन्डिस है? नमस्कार सभी को। जैसा हम जानते हैं आज का टॉपिक हमारा जॉन्डिस है। तो जैसा पहला सवाल मैम ने पूछा कि हमें कैसे पता लगे हमें जॉन्डिस है। एज ओल्ड टीचिंग जो रही है और जो घर में हमें बताया जाता है, जब भी किसी को जॉन्डिस होती है तो उसकी आंखें पीली होना, आंखों में जो सफेद वाला पार्ट होता है पुतली के चारों तरफ वो पीला हो जाता है, पेशाब पीली आने लगती है, और छोटे बच्चों में या जिनमें स्किन जो है वो ज्यादा काली नहीं होती, सांवली नहीं होती, उनमें स्किन का भी पीला होना प्राय देखा जाता है। जरूरी बात समझने की यह है कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है जिसकी वजह से पेशाब पीली होती है। कई बार अगर हम पानी बराबर मात्रा में नहीं ले रहे तो भी पेशाब पीला देखा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि हर पीला पेशाब पीलिया नहीं होता है। पीले पेशाब के साथ में आपकी आंखों के सफेद वाले पार्ट में पीला होना और आपकी त्वचा या स्किन में भी पीलापन होना जॉन्डिस की तरफ संकेत करता है। तो ये कुछ एक कॉमन चीजें होती हैं, सामान्य वजह होती है जिनकी वजह से अपने को जॉन्डिस पता लगता है। कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो रिपोर्ट लेकर आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें जॉन्डिस है। तो उनको ना तो आंखें पीली होती है, ना पेशाब पीला होता है और ना ही त्वचा में उनके पीलापन रहता है। तो ये जॉन्डिस जो हमें ब्लड की जांचों में मिलता है, प्राय ये 2 या 3 बिलिरुबिन मिलता है और जरूरी नहीं कि उस समय पर आपको दिखे भी। तो हर जॉन्डिस का केस घर पे डायग्नोज या घर पे पता लगाया नहीं जा सकता है। अगर आपकी आंखें पीली हैं या फिर पेशाब पीला है या फिर त्वचा में पीलापन आ रहा है तो ये कुछ संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि जॉन्डिस है, और इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि जॉन्डिस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। सर, जैसे आपने बताया कि हम इस तरीके से जॉन्डिस को पकड़ सकते हैं, ऐसे कोई और टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, जिनके थ्रू एक डॉक्टर और एक पेशेंट भी अगर कोई टेस्ट कराए तो वो क्या टेस्ट होते हैं जिनसे हम जॉन्डिस को डिटेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जॉन्डिस है हमें तो कुछ एक लक्षण हैं जो प्रारंभिक तौर पर हमें दिखते हैं। आगे की जो भी जांचें हैं वो एक डॉक्टर के सुपरविजन में होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जॉन्डिस नॉर्मल नहीं है। अगला स्टेप ये होता है कि अगर जॉन्डिस है तो उसको पता लगाया जाए, जॉन्डिस अगर है तो किस वजह से, उस वजह को पता लगाया जाए और उसका उचित इलाज किया जाए। अगर आपकी आंखों में पीलापन है, पेशाब में पीलापन है, तो उसको ब्लड की जांच जो सीरम बिलिरुबिन कहते हैं उसके माध्यम से पता लगा लिया जाता है। अगर थोड़ा और साइंस में अंदर जाए तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है उसके कई घटक रहते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ डिस्कशन करने से सभी लोगों को समझ में आएंगे। लेकिन अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो पीलिया या टोटल बिलिरुबिन आपका जो है वो बढ़ा है। अब बिलिरुबिन में अगर आपका सवाल है कि वजहें क्या हैं जिनकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो सकता है, तो पहला स्टेप है ये पता लगाना कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। दूसरा स्टेप है ये पता लगाना कि बिलिरुबिन किस वजह से बढ़ा हुआ है। तो बिलिरुबिन बढ़े होने की कुछ एक कॉमन रीजंस या सामान्य वजह हैं। पहली, अगर मैं थोड़ा समय ले सकूं तो मैं आपको थोड़ी जानकारी ये दूंगा कि अगर अपन समझें बिलिरुबिन या पित्त जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वो कैसे हमारे शरीर में बनता है और कैसे बाहर जाता है। प्राय सभी घरों में ये बोला जाता है पित्त अच्छा नहीं है, पित्त अगर शरीर में रुकता है तो वो बीमारी की जड़ बनता है। पित्त जो बनता है वो हीमोग्लोबिन के विघटन या फिर डिसोसिएशन से बनता है। ये लिवर में पहुंचता है और लिवर की कोशिकाएं या हेपेटोसाइट्स जो होती हैं उसको प्रोसेस करती हैं। उस प्रोसेस को करने के बाद में जो हमारा बिलिरुबिन या पित्त बनता है उसको पित्त की नलियों द्वारा हमारी आंतों में छोड़ दिया जाता है, जहां से वो मोशन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर में हो रही होती है। अब इनमें से किसी भी एक स्टेप पर या किसी भी एक पद पर अगर कोई गड़बड़ी है तो वो जॉन्डिस करवाती है। कैसे? अगर हमारा हीमोग्लोबिन का विघटन ज्यादा हो रहा है तो पित्त ज्यादा बनेगा, बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, उस समय पे जॉन्डिस हो सकती है। दूसरी वजह जैसे मैंने आपको बताई, लिवर की कोशिकाओं में उसका प्रोसेसिंग होता है। तो अगर लिवर की कोशिकाओं में प्रोसेसिंग बराबर नहीं है और वो जो पित्त बना है वो पित्त की नलियों में बाहर नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से भी शरीर में पित्त या बाइल रुकता है और जॉन्डिस होती है। तीसरा, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर इन पित्त की नलियों में कहीं पे ब्लॉकेज है और पित्त वहां से बाहर नहीं जा रहा है तो भी जॉन्डिस हो सकता है।
तो ये जो मैंने आपको एक भाषा में बताया कि कौन सी 3 सामान्य वजहें होती हैं जिनकी वजह से जॉन्डिस होता है, साइंटिफिकली इन्हीं को पहली स्टेप को हीमोलिटिक जॉन्डिस, दूसरी स्टेप को हेपेटोसाइटिक जॉन्डिस और तीसरी स्टेप को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो पहला ब्लड टेस्ट जो हमने किया था बिलिरुबिन देख करके और पता लगाया था कि हमें जॉन्डिस है, अगली जांचें जो भी होती है वो हमारी इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि किस वजह से जॉन्डिस है। खून की जांचें, अल्ट्रासाउंड और कई बार सीटी और एमआरआई स्कैन करके भी पता लगा सकते हैं कि इन 3 वजहों में से कौन सी वजह है जो आपकी जॉन्डिस या पीलिया के लिए उत्तरदायी है, और अगर उस वजह का पता लगाया जा सके तो आगे ट्रीटमेंट भी संभव होता है। तो ये कुछ एक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कई मरतबा सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, कुछ एक विशेष वायरस के टेस्ट होते हैं जिनको पता लगाया जाता है कि किस वजह से आपको जॉन्डिस है। सर, बीमारी के बारे में तो हमने जान लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है उसका ट्रीटमेंट। अगर आपको ये हुआ है तो नेक्स्ट कोई भी मरीज हमारे पास इसीलिए आता है कि उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है या उसे ठीक कैसे हुआ जा सकता है, और क्या इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है या बिना हॉस्पिटलाइजेशन के भी इसे घर पर मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो जो अभी मैंने आपको जानकारी दी 3 वजहें, तो ये जानकारी देने का उद्देश्य ये भी था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है वो भी मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं। 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, नंबर 1 हीमोलिटिक या ब्लड के विघटन से होने वाला जॉन्डिस, नंबर 2 हेपेटोसाइटिक या फिर लिवर की कोशिकाओं में होने वाली चोट या इंजरी की वजह से जॉन्डिस, और तीसरा जो पित्त की नली में रुकावट की वजह से होने वाला जॉन्डिस। इन तीनों वजहों को अगर अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरफ डायरेक्टेड रहता है। जैसे अगर किसी को हीमोलिटिक जॉन्डिस है या फिर ब्लड की कोशिकाओं या रेड ब्लड सेल्स में कोई परेशानी की वजह से जॉन्डिस है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उस दिशा में डायरेक्टेड होगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें रेड सेल कोशिकाएं टूटती हैं, लाल श्वेत रक्तकणिका आरबीसीज टूटती हैं और उनकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है, तो उनको अपन दवाइयां दे करके ठीक कर सकते हैं। वो यू प्राय हेमेटोलॉजिस्ट या जनरल मेडिसिन के डॉक्टर देखता है। दूसरा, अगर हेपेटोसाइटिक इंजरी या लिवर की कोशिकाओं में इंजरी की वजह से अगर ऐसा जॉन्डिस हो रहा है, उसकी वजह पता लगाई जाती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ एक सामान्य वजह हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या कुछ और दूसरे वायरसेस होते हैं जो लिवर की सेल्स को डैमेज करते हैं और जॉन्डिस करवाते हैं। उनकी ट्रीटमेंट करके भी हम इस जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं। फिर आया तीसरी वजह, पित्त की नली में रुकावट की वजह से होने वाला जॉन्डिस। तो अब पित्त की नली में रुकावट की वजह से होने वाला जॉन्डिस कई मर्तबा पत्थर होने की वजह से या फिर कैंसर होने की वजह से होता है। कुछ और असामान्य वजहें भी हैं, तो उन वजहों को सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन में पकड़ा जाता है, पता लगाया जाता है और उसका उचित उपचार किया जाता है। अगर मैं उदाहरण दूं, अगर कहीं पे पत्थर है पित्त की नली में जिसकी वजह से पित्त की नली में रुकावट है और जॉन्डिस हो रही है, तो कुछ एक टेस्ट होते हैं, ईआरसीपी जैसी एंडोस्कोपी की जांचें और ट्रीटमेंट पद्धतियां उपलब्ध हैं हमारे पास, जिनसे वो पत्थर हम निकाल सकते हैं और उसकी वजह से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अगर किसी को पित्त की नली के मुहाने पे कैंसर की समस्या है जो पित्त को रोक रही है और जॉन्डिस हो रही है, तो उस कैंसर को ऑपरेशन करके हटाया जाता है और पित्त की नली के रास्ते को खोला जाता है, जिससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो जो शुरू में मैंने आपको बताया थे जो 3 वजहें हैं जॉन्डिस की, उनका ट्रीटमेंट भी ज्यादातर उसी दिशा में डायरेक्टेड होता है। तो आप जैसा मेरे डिस्कशन से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें की जो स्टेप होती है या मुख्य स्टेप है वो ये आइडेंटिफाई करना कि आपको जॉन्डिस किस वजह से है। एक बार उस वजह को आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट उसका मोर और लेस इजी हो जाता है। सर, जैसे आपने हॉस्पिटलाइजेशन में बताया, डिफरेंट वेज आपने बताए, सो इज इंटेंसिव केयर रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस? जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जॉन्डिस बिगड़ गया या ऐसा कुछ हुआ, तो क्या आईसीयू तक या किस तरीके से उस बीमारी को फिर ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है, और क्या इससे लिवर डैमेज भी हो सकता है इस डिजीज से? बहुत ही सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब आसान है भी नहीं। इसमें जरूरी ये समझना है कि हमें जॉन्डिस किस वजह से हो रही है। अगर मैं एक उदाहरण लूं, 2 उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगा ये चीज। पहला उदाहरण, अगर ये आपको हेपेटोसाइटिक जॉन्डिस है या फिर लिवर की कोशिकाओं में इंजरी की वजह से जॉन्डिस है, उसमें क्या होता है कि लिवर की कोशिकाओं में इंजरी के कारण हेपेटोसाइट्स या लिवर सेल्स मरने लगती हैं एक एक करके और उनका नंबर घटने लगता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लिवर की कोशिकाओं का सामान्य काम होता है वो भी वो नहीं कर पाती है। तो ऐसी अवस्था में लिवर फंक्शन के फेलियर या लिवर फेलियर की अवस्था बनने लगती है। लिवर फेलियर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर किसी को हेपेटोसाइटिक जॉन्डिस है
और वो कारणों का ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो लिवर फेलियर कहा जाता है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स जिनको लिवर फेलियर डेवलप होता है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर बदलने की सर्जरी के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में जब लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर फेलियर की अवस्था पैदा हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को प्राय आपने देखा होगा आईसीयू में भी एडमिट किया जाता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते जिनको लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर फेलियर की कंडीशन उत्पन्न हो। ज्यादातर केसेस में इनका वार्ड में या फिर घर पे ही ट्रीटमेंट संभव होता है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पित्त की नली में रुकावट की वजह से होने वाला जॉन्डिस। अगर पित्त की नली में रुकावट की वजह से होने वाला जॉन्डिस है, तो पित्त का बहाव रुक जाने से वहां पे इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जिसको कोलेंजाइटिस कहा जाता है। पित्त की नली में इन्फेक्शन। पित्त की नली में इन्फेक्शन वापस से एक इमरजेंसी होती है। अगर उसको सही समय पे पित्त की नली को खोला ना जाए, तो वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल के बीपी कम होता है और बाकी और सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से पुनः आईसीयू में एडमिशन या वार्ड में एडमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एक कम सामान्य वजहें हैं, जैसे कोलेंजाइटिस, लिवर फेलियर, जिनकी वजह से आपको डॉक्टर साहब एडमिट होने की सलाह दे सकते हैं, या फिर कई बार दबा आपको आईसीयू में भी एडमिशन की जरूरत होती है। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगी कि ये जो सारी चीजें हैं, वो फैसिलिटीज और सारा जो भी सर्विसेज हैं, डू वी हैव इट हियर एट विशेष जुपिटर हॉस्पिटल? जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट बहुत बड़ा नहीं रहता, बहुत लंबा नहीं रहता और बहुत ही मुश्किल नहीं रहता। ऐसा ट्रीटमेंट हर जगह पे ही आपके शहर में, आपके गांव में भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक केसेस में जिनको एडमिशन की आवश्यकता होती है और बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, प्रोग्रेस हो रही होती है, उनको एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है और उनको आईसीयू में रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। फॉर्चुनेटली हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि हम ऐसी बीमारियों को पता लगा पाएं, उनकी वजहें ढूंढ पाएं और उनका उचित उपचार कर पाएं। तो अगर आपका सवाल है क्या हम इस हॉस्पिटल में इलाज कर पाने के स्टेट में हैं, तो यस, वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि लिवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। सर, जैसे कोई भी बीमार होता है पेशेंट, तो अगला सवाल यही पूछते हैं वो कि डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगा। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ पेशेंट टू इम्प्रूव और टू गेट वेल एंड टू रिज्यूम हिज नॉर्मल लाइफ? पुनः ये जैसा मैंने आपको 3 वजहें, विल गो बैक टू दोस 3 रीजंस दैट वी डिस्कस्ड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज कॉजिंग जॉन्डिस। वजह क्या है? अगर आपको हेमोलिटिक जॉन्डिस है या फिर खून के टूटने की वजह से जॉन्डिस है, तो ये जॉन्डिस कभी भी पूरी तरीके से क्योर सामान्य तरीके से नहीं होता है। इसमें हमारा उद्देश्य भी नहीं होता कि हम आपका जॉन्डिस पूरी तरीके से ठीक कर लें। इसमें जब भी आपको खून की कमी हो, खून ज्यादा टूट रहा है, तो उस टाइम पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, खून बाहर से दिया जाता है और कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिनसे खून की टूटने की प्रक्रिया धीमी होती है। वो जॉन्डिस कई बार स्ट्रेस की कंडीशंस में या कई बार एग्जैसर्बेशन या बढ़ जाता है, जिसको वापस से एडमिशन करके खून दोबारा दे करके या दवाइयों की डोज नियमित करके उसको ठीक किया जा सकता है। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह जैसे मैंने आपको बताया हेपेटोसाइटिक जॉन्डिस, जो ज्यादातर वायरसेस की वजह से होता है। ये ज्यादातर वायरसेस सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस होते हैं। जब मैं बोलूँ सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस, मतलब वायरस आएगा, इंजरी करेगा और उसका एक नियमित टाइम रहता है जिसके बाद में जॉन्डिस कम होना चालू हो जाता है। यूजुअली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं एक हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस को आपको जॉन्डिस करने में और उसको ठीक होने में। कई बारी किसी एक पेशेंट में ज्यादा समय भी लग सकता है या फिर थोड़ा कम समय में भी ठीक हो जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि जॉन्डिस क्या झाड़ फूक से भी ठीक होता है? झाड़ फूक से जॉन्डिस नहीं ठीक होता। ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि ऑलमोस्ट हमारे हर घर में ही ये माना जाता है कि भाई जॉन्डिस हुआ, डॉक्टर साहब को दिखाया, जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ, फिर झाड़ फूक वाले डॉक्टर साहब के पास उन्होंने जॉन्डिस ठीक कर दिया। होता क्या है? होता ये है कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो 2 हफ्ते रह जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, जॉन्डिस नहीं ठीक हुआ, फिर आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप गए झाड़ फूक वाले डॉक्टर साहब के पास, तो वहां पे झाड़ फूक हुई, फिर 2 हफ्ते हुए और तब तक अमूमन 5 हफ्ते 6 हफ्ते हो जाते हैं। उसके बाद तो मैं आपको खुद भी बोल रहा हूँ कि जॉन्डिस अपने आप ही ठीक हो जाता है 6 हफ्ते में। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनके ट्रीटमेंट पर भरोसा रखें और समय दें। यूजुअली 5 हफ्ते 6 हफ्ते 7 हफ्ते में ये जॉन्डिस अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुछ एक केसेस में जिनमें मैंने बताया कि जॉन्डिस
लिवर फेलियर का कॉम्प्लिकेशन करता है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इस जॉन्डिस का इलाज कहीं भी ले रहे हो तो अपने डॉक्टर की कांस्टेंट टच में रहें। समय समय पर वो कुछ जांचें बताएंगे ये देखने के लिए कि लिवर में और डैमेज बढ़ तो नहीं रहा है, और अगर लिवर में डैमेज बढ़ रहा होगा या प्रॉब्लम्स बढ़ रही होंगी तो वो आपको एडमिशन की सलाह देंगे, जो कि उचित सलाह है। सर अभी इंटरव्यू के दौरान ही आपने एक एंडोस्कोपी का जिक्र किया था। सो इज एंडोस्कोपी आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और व्हाट इज इट? आप उससे ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं, क्या होता है? वापस से मैं आपको वही 3 वजहों के बारे में बात करूंगा। तो इनमें से सिर्फ तीसरी वजह जो मैंने बताई, पित्त की नली में रुकावट। अगर पित्त की नली में रुकावट है या पित्त बराबर से बहाव नहीं हो पा रहा है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम वो रुकावट को खोल सकते हैं। जॉन्डिस के केस में एंडोस्कोपी का सिर्फ यही रोल है कि वो पित्त के रास्ते को, जो रुकावट है उसको खोल देता है। वो रुकावट खोलने से जॉन्डिस कम हो जाता है। एंडोस्कोपी का इसके अलावा ज्यादा सीधे तौर पे रोल नहीं होता है। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और भी पेशेंट्स पोज करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, जब बीमारी से ठीक हो रहे हैं, वीकनेस आती है, उस दौरान क्या खाना चाहिए, तो उस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस एडवाइस नहीं करता, लेकिन अगर हमने पहले का वीडियो देखा है या फिर पहले का हमने डिस्कशन देखा है तो हम समझेंगे कि लिवर की कोशिकाएं अगर बराबर काम नहीं कर रही हैं तो लिवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है या काम रहता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब भी आपके लिवर फंक्शन या फिर लिवर की कोशिकाएं बराबर काम नहीं कर रही होती हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी कम होती है या फिर लिवर की क्षमता नहीं होती कि वो आपके शरीर को बराबर ऊर्जा दे पाए। तो ऐसे में एडवाइस किया जाता है कि आप सिंपल शुगर्स लें, या फिर आपने देखा होगा कई बार गन्ने चूसने की भी सलाह दी जाती है ना। तो सिंपल, या फिर हमारी बहुत पुरानी परंपरा है ऐसी कि गन्ने का रस चूसने से जॉन्डिस ठीक होता है या अच्छा रहता है। उसका सिंपल लॉजिक यही है कि जब भी आप गन्ने का रस चूसते हैं तो उसमें वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, साथ में आपको सिंपल शुगर मिलती है जिससे लिवर का जो फंक्शन होता है वो कई मरतबा हल्का हो जाता है या फिर उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है और शरीर को भी एनर्जी मिलती रहती है उस डायरेक्ट या सिंपल शुगर से। लिवर कई बार बाइल सॉल्ट्स को भी सिक्रीट करता है और अगर हेपेटोसाइट्स बराबर काम नहीं कर रहे होते हैं तो बाइल सॉल्ट्स का सिक्रेशन इरेगुलर रहता है, तो तेल मसाले पचाने में थोड़ा परेशानी रहती है। तो खाने को थोड़ा ब्लैंड रखें, तेल मसाला रेगुलर से थोड़ा कम रखें और शुगर बराबर से लेते हैं किसी भी फॉर्म में तो अच्छा रहता है। इसके अलावा कोई खास और दूसरे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता नहीं होती। और सर ये तो हमने ट्रीटमेंट, डाइट्स, ये सारी चीज़ें बात करी, बट एज एन हेल्दी इंडिविजुअल हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं? कहा भी जाता है कि भाई बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, तो अगर हम ये कुछ आने ही नहीं दें तो ये सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। लेकिन सारी वजहों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, 3 वजहों पे नहीं हो सकता। एक तो हेमोलिटिक जॉन्डिस या फिर खून के तोड़ने से जो जॉन्डिस बनता है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं जिनका अगर टाइमली डायग्नोस कर लें तो जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान या फिर जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान करके उनको आगे आने वाले संतानों में जाने से रोका जा सकता है। दूसरी वजह होती है जो हेपेटोसाइटिक जॉन्डिस मैंने बताई, जो कि मोस्टली वायरसेस की वजह से होती है। तो इट डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ IQ टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास में हेपेटोसाइट वायरस की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो अगर अपन उनसे दूर रहेंगे तो जॉन्डिस नहीं होगा। उनसे कैसे दूर रखें? पानी को पीने से पहले बराबर उबालें, साफ पानी पिएं, बाहर का खान पान कम रखें और जो भी खाएं तो इंश्योर कि वो साफ सुथरा है, क्योंकि जो हमारे हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E वायरस है उनका जो स्प्रेड होता है वो खाने पीने की चीज़ों से होता है। तो खाने पीने की चीज़ें साफ रखें, पानी बराबर उबालें, और अगर घर में किसी को है हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस E तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो स्प्रेड होता है वो मोस्टली फीको ओरल स्प्रेड रहता है। दूसरी चीज़ हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनकी स्प्रेड या तो नीडल या खून या सेक्स से होती है, तो उनको बचाव रखें। जब भी अपन ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन करने के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाए। ये सारी चीज़ें होती है। जब भी आपको कहीं पे भी नीडल अगर कोई भी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इंश्योर कि वो साफ नीडल है। आप नाई की दुकान पे भी अगर जा रहे हैं उस तरह इस्तेमाल हो रहा है तो मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग अ फ्रेश ब्लेड एवरी टाइम। तो ये सारी चीज़ें करके हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के निजात पाई जा सकती है। तीसरी जॉन्डिस जो मैंने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या फिर पित्त की नली में रुकावट की वजह से जॉन्डिस है, उसके बचाव के लिए हम ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करें और अगर कोई ऐसा ट्यूमर है या फिर पत्थर है उसको निकाल के उसका बचाव किया जा सकता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड विजिलेंस इज द की। Yes, absolutely.
So we also have a question from a viewer. उन्होंने पूछा है कि क्या जॉन्डिस से लिवर कैंसर हो सकता है? ओके, गुड क्वेश्चन। जॉन्डिस लिवर कैंसर नहीं करता, लेकिन वो वजह जो जॉन्डिस कर रही है, कई बार वह वजह खुद से भी लिवर कैंसर कर सकती है। 2 उदाहरण से दोबारा मैं आपको समझाऊंगा। पहला है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस कई बार आपको जॉन्डिस करवा सकता है और हेपेटाइटिस बी वायरस भी आपको लिवर कैंसर करवा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस में एक कंडीशन होती है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, या फिर लिवर के सिकुड़ने की बीमारी रहती है। तो हेपेटाइटिस बी की वजह से तो सिरोसिस होता है, और लिवर में अगर फाइब्रोसिस या सिरोसिस है तो उस खराब लिवर में या सिरोस लिवर में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया था कई बार जॉन्डिस की वजह ही कैंसर होता है। तो अगर पित्त की नली के मुहाने पे या फिर पित्त की नली में कोई कैंसर है तो धीरे धीरे पित्त की नली को ब्लॉक कर देता है, और वैसी कंडीशन में आपको कैंसर भी होता है और उसकी वजह से जॉन्डिस भी होता है। ठीक है सर, कोई व्यूअर्स के लिए टेक होम मैसेज आप देना चाहें? because the list of questions is already done, so some take home message for our viewers. एक काफी सुझाव मैं अपने सारे मरीजों को भी देता हूँ, और जो भी मेरी परिचय के मित्र हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं बिल्कुल देता हूँ कि जॉन्डिस झाड़ फूक से ठीक नहीं होता है। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम इसमें बता देते हैं कि हो सकता है खुद ठीक हो जाए या फिर हो सकता है झाड़ फूकने से ठीक हो जाए। परेशानी मुझे इस बात से है क्योंकि जब हम उस दौरान वेट कर रहे होते हैं जॉन्डिस के ठीक होने का या फिर झाड़ फूक से ठीक होने का, तो अपने को कई बार पता नहीं लग पाता है, जो कि जांचों में ही पता लगता है कि आपके लिवर की कंडीशन और खराब हो रही है ना, आपको लिवर फेलियर की कंडीशन हो रही है कि बनस्पत अगर आप किसी डॉक्टर के फॉलोअप में हैं तो आपके ब्लड टेस्ट को बराबर चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपके लिवर की करंट कंडीशन क्या है, आपको एडमिशन की जरूरत है कि नहीं है, आपको लिवर फेलियर हो रहा है कि नहीं, आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो जो समय हमने यहाँ पर वेस्ट किया, अगर उस समय पे अपन सही सलाह लें और अस्पताल में जाएं तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। कई बार लिवर फेलियर का बचाव पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लिवर ट्रांसप्लांट उसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो अगर लिवर फेलियर की कंडीशन है तो उस टाइमली उसको आईसीयू में रख के ट्रीटमेंट करके और जरूरत पड़ने पर लिवर ट्रांसप्लांट दिया जा सकता है। दूसरी चीजें, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रूवन दवाइयाँ नहीं है या फिर जिनके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है। कई बार ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं जो खुद भी लिवर की कोशिकाओं को इंजरी कर सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। कई सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि लोकल मेडिसिन में बनाने में यूज होता है, जिनकी वजह से लिवर फेलियर होता है। अगर आपके लिवर में ऑलरेडी इंजरी है और अपन ऐसी अनप्रूवन मेडिसिन को यूज कर रहे हैं जिनसे लिवर डैमेज और बढ़ रहा होता है, तो हम चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कोई जॉन्डिस या आपको या आपकी फैमिली में हो तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और उसका ट्रीटमेंट लें, उससे बचने की कोशिश ना करें। Thank you so much sir for your time. Thank you so much viewers, and हम फ्यूचर में भी ऐसे